विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक संस्कृत पढ़ना कैसे सीखें। क्या मित्रों, संस्कृत पढ़ना कैसे सीखें, संस्कृत पढ़ना कैसे सीखें। अब इसमें हमको 4 बिंदु पर विशेष ध्यान देना होता है। वह कौन सा 4 सब बिंदु है? अनुस्वार, जो मात्रा के रूप में ऐसा दिखता है, किसी शब्द पे लगता है तो इस प्रकार से हमको मालूम होता है। इसे इसको बोलते हैं। विसर्ग, विसर्ग मात्रा के रूप में बगल में दिखेगा और किसी शब्द पर, किसी अक्षर पर लगेगा तो इस प्रकार से दिखे। तीसरा है हलंत, यह म का उच्चारण करता है और किसी शब्द में तिरछा लगता है और उसका अर्थ होता है कि इसमें स्वर नहीं है। कोई भी व्यंजन वर्ण हो या स्वर वर्ण हो तो उसमें लगता है, आप देखेंगे स्वर वर्ण में कभी ऐसा लगता नहीं है, यह केवल व्यंजन में ही लगता है। और चौथा चिन्ह है अवग्रह, इसको खंडाकार भी कहते हैं। ये यश के आकार का। अब इस प्रकार के चारों चिन्हों के बारे में आप संबंध समझ गए हैं। अब हम एक एक के बारे में बताते हैं। इसका आप देखेंगे, पहले इसका एक शब्द देखते हैं। हमारा पहला हेडिंग है, क्या है? अनुस्वार पर बात करते हैं। इस पर अनुस्वार पर, अनुस्वार में 2 परिवर्तन होता है। कहीं माँ का ध्वनि देता है और कहीं पर ऊपर न का, नासिक से बोला जाता है। और कभी पर माँ का ध्वनि देता है, माँ पे लगेगा जहां मात्रा स्वर नहीं होगा, और कभी ना का ध्वनि देगा। इसमें हमको ध्यान देना होता है। अब कहाँ माँ का ध्वनि देगा, कहाँ ना का ध्वनि देगा। जैसे संबंध है, एक उदाहरण देख लिए। जैसे क्या है? संबंध, संबंध, आप इसको समझे। अब 2 जगह है संबंध। अब पहले लगेगा तो माँ का ध्वनि देगा और बाद में लगे इसमें, इसको सही देखेंगे, संबंध। 2 जगह है संबंध। और जब पहले लगा हुआ बीच में किसी भी शब्द के तो माँ का ध्वनि देगा, और लास्ट में, बीच में, लास्ट के पहले अक्षर तो ना का, नासिक से जहां उच्चारण होगा वहां ना का ध्वनि देगा। और जैसे त्वम है, त्वम, यदि बीच में यहाँ पे क्या है, यदि यहाँ पर, कहाँ पे, यदि इसमें चिन्ह देगा तो हमको क्या होगा? म। जैसे त्वम लिखे, आप देखेंगे त्वम भी लिखा रहता है और त्वम भी लिखा रहता है। इसको भी त्वम पढ़ेंगे, इसको भी त्वम पढ़ेंगे। दोनों में अंतर क्या है? अगर किसी शब्द के लास्ट में आएगा, किसी शब्द के लास्ट में आएगा तो हमको म इस प्रकार से लिखते हैं। और किसी शब्द के लास्ट में कोई व्यंजन है, कोई स्वर है, किसी शब्द के लास्ट में कोई स्वर है, अगर किसी शब्द के लास्ट में आएगा तो हम अंत में ऐसा लिख देते हैं। अंत, अंत में आता है तो क्या लिखते हैं? माँ लिखते हैं। अंत में है तो माँ लिखते हैं। ठीक है, माँ हलंत लिखते हैं। इसका मतलब वहां आप उच्चारण भी धीमे करेंगे। अगर इसके पहले कोई स्वर हो, जैसे कोई स्वर हो, अंत से पहले, अंत के बाद, यानी अंत के बाद कोई वर्ण हो, वर्ण हो, और वर्ण कैसा हो? स्वर हो। वर्ण कैसा हो? स्वर है, तब हम बिंदी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जैसे स्वम और स्वम ऐसा लिखा हुआ है तो इसके इसके बाद ये आया ता। अब ता में आया, इसमें हमको आ, तो आ हमको समझ में आ रहा है, आ दिखाई दे रहा है। तब ये त्वम हमारा सही नहीं है, ये त्वम सही नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? त्वम। क्या लिखेंगे? त्वम। यहाँ बिंदी लगाएंगे। समझ में आया?
इस प्रकार से यहाँ हम बिंदी लगाते हैं। और फिर लास्ट वाला स्वर, अगर स्वर नहीं आए, कोई व्यंजन नहीं है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, माँ लिखेंगे। ओके, हम एक शब्द क्या बताए, अनुस्वार, कहाँ माँ पढ़ते हैं, कहाँ ना पढ़ते हैं। एक बार हम थोड़े शब्दों में बता दूं, लास्ट में हमको माँ लगाएंगे, और लास्ट पहले अगर कोई वर्ड है तो हम अनुस्वार लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं। और अनुस्वार में अगर स्वर आता है तो हम क्या लगाएंगे, अनुस्वार लगाएंगे। और अगर कोई भी अक्षर नहीं है लास्ट के, तो हम म लिखते हैं, नहीं तो न लिखते हैं। ये चीज ये क्लियर हो गया। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा है अनुस्वार के बाद विसर्ग। विसर्ग में कोई ज्यादा अपने को ध्यान नहीं होता है। विसर्ग में हम क्या करते हैं, हा का उच्चारण करते हैं। विसर्ग में विसर्ग विसर्ग में हम क्या करते हैं, विसर्ग में जहां लगा होता है वह मात्रक रूप में इस प्रकार दिखाई देता है। और या जैसे आप लगाया है तो इसका उच्चारण हा करते हैं। क्या उच्चारण करते हैं, हा करते हैं। जैसे रामः, रामः। अच्छा मित्रों, ये संस्कृत में क्यों ऐसा लगा हुआ है, क्योंकि ये सब पद होते हैं। जब तक पद नहीं होते हैं हम तब तक संस्कृत शब्द पढ़ते नहीं है। जैसे हरि, यहाँ किसका उच्चारण किए, हा का। जैसे राम हरि गुरु। अब इसके लिए एक शब्द है सुप्तिनयंतम पदम। ये जब तक पद नहीं होंगे तब तक हम इसको संस्कृत शब्द नहीं मानते। तो हमारा क्या हो गया, पहला अनुस्वार हो गया। अब हम विसर्ग देख लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, तीसरा है हलंत। हलंत शब्द हम, तीसरा है हलंत। अब हलंत शब्द को देखते हैं। हलंत किसी शब्द के अंतिम में, किसी शब्द के अंतिम में जहां उच्चारण एकदम स्वर नाम मात्रक होता है, स्वर होता ही नहीं है, हम वहां क्या लिखते हैं, हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे रामम, रामम। अब यहाँ क्या लगाएंगे, इस प्रकार से शब्द को लगाएंगे, पीछे लगा होगा तो इसका मतलब होता है कि हम वहां इतना सांस को सोलह कर दें अक्षर के ऊपर, तो लास्ट वाला अक्षर जहां लगा होगा, ये हमेशा किसी शब्द के अक्षर के लास्ट में ही लगा होगा। और चौथा है अवग्रह। अवग्रह, इसको क्या बोलते हैं, अवग्रह बोलते हैं और खंडकार भी बोलते हैं। इसको दो नाम से ही जानते हैं। अवग्रह ये हमेशा आ का उच्चारण देता है। किसका, आ का उच्चारण देता है। ये हमेशा आ के रूप में बोला जाता है। आप ये पूर्व संधि में आप पढ़ेंगे, इसमें पूर्व संधि में आप पढ़ेंगे। जैसे रामो अपि, इस प्रकार देखेंगे, रामो अपि, को अपि, को अवग्रह के रूप में रहेगा, को अपि, इस प्रकार के शब्द दिखाई देंगे। इसका ये मतलब है को अपि, जब ए ओ के बाद ह्रस्व आ आता है, ये संधि। संस्कृत हम तभी अच्छे से पढ़ सकते हैं जब हमको संधि के बारे में, जितनी संधियां हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे को में ओ है, अब इसका अपि, ऐसा संधि विच्छेद होता है। को में ओ है, क्या है, ओ है, धन यहाँ आ है, हरस आ, हरस आ है। अब यहाँ इसका अर्थ है ये ओ के बाद, ये ओ के बाद हरस आ आता है, ये ओ के बाद हरस आ आता है, तो यह परिवर्तन किसमें होता है, अवग्रह में परिवर्तन होता है। जैसे आप देखें, यहाँ देखें, को अपि है, को अपि। इसकी शुद्धता यह है कि को ए ओ के बाद यदि हरस आ आए, इसको अवग्रह का मतलब हरस आ पढ़ते हैं, कोई मात्रा नहीं होगा। ये क्या है, ओक मात्रा, वो है, वो किसमें परिवर्तन होगा, ओक मात्रा के रूप में दिखाई देगा। तो हमारा ये अवग्रह हो जाता है। तो हम लिखने का सही तरीका अवग्रह हो जाएगा। जैसे को अपि।
अब रामो अपि, रामो अपि, ऐसा ये हमारा शुद्ध होगा। हम ऐसा नहीं लिखेंगे रामो अपि, ये हमारा अशुद्ध माना जाता है संधि की दृष्टि से। और जब तक हम संधि नहीं जानेंगे तब तक हमको संस्कृत जो पढ़ने का तरीका है तो हम सही नहीं पढ़ सकते। अब यहाँ तक आप समझ गए। अब इसके बाद हम थोड़ा और बता देते हैं ताकि वीडियो बड़ा न हो जाए। इसके लिए हम यहाँ आपको कभी भी हम संस्कृत पढ़ते हैं, एक पॉइंट और नोट करने का, कभी भी हम संस्कृत पढ़ते हैं तो बहुत बड़े बड़े वाक्य होते हैं, बहुत बड़े बड़े शब्द होते हैं। अच्छा, शब्द कैसे कहते हैं? सब सार्थक शब्द होते हैं और सार्थक शब्द में दो शब्द या तीन या चार, इसके बाद हम रिवर्स गियर लगा लेते हैं। दो शब्द से अगर आपको सार्थक अर्थ सार्थक निकल रहा है, सार्थक, तो दो शब्द से पढ़ते हैं। और तीन शब्द से अगर अर्थ निकल रहा है, अर्थ, इसको अर्थ बोलो, ऐसा अर्थ कुछ समझ में आ रहा है तो हम तीन शब्द को एक साथ में बोलते हैं। चार तो मिले तो चार को अर्थ, हमको यही इतना ध्यान देना होता है। जैसे अब इसी में कोई भी शब्द ले लो, जैसे है हलंत, लंत, हलंत क्या है? हलंत हमने लिखा। अगर हल, अंत, हलंत, ये चारों शब्दों से हमको अर्थ मिल रहा है, हमने हलंत लिखा। जैसे त्वम, त्वम अपि, त्वम अपि, अगर इस प्रकार से शब्द मिला हुआ, पहली चीज तो ये अप मिलेगा नहीं, यहाँ अवग्रह मिलेगा। अब इसको हमको चारों चीजों में नहीं पढ़ना है। यहाँ त्वम माने आप या तुम, अप अलग शब्द हम पढ़ लिए, यहाँ दो शब्द, यहाँ तीन शब्द। अब यही हमारा पढ़ने का तरीका है। दो शब्द से हमको मिला, फिर तीन शब्द से हमको मिला, यहाँ चार शब्द से हम पाए। अब इस प्रकार से हमने आपको बताया। अब हम कुछ श्लोक आपको देख पढ़ के बताते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने अभी आपको संस्कृत कैसे पढ़ें इसमें कुछ नोट्स पद को बताया। अब इसके बाद हम प्रहेलिका के ऊपर आते हैं, देखते हैं। तो हमारा एक शब्द था कि या तो दो शब्द, या तो दो शब्द, या तो तीन शब्द, या तो चार शब्द, जिससे हमारा सार्थक अर्थ अर्थ बने, उसी का हम उच्चारण करते हैं। जैसे जहां पर आ दिखाई देता है, आ, बड़ा आ, या ओ दिखाई दे, आ ओ, ए दिखाई दे, आए दिखाई दे, तो वहां से हमारा शब्द जो है अलग होता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता, आ, ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं? जब हमने स्वर आपको पढ़ा रहा था, स्वर व्यंजन, वहां संयुक्त स्वर होते हैं। और वहीं संयुक्त स्वर से हमारा जो है विच्छेद होता है, संधि कार्य होता है, संधि विच्छेद होता है। जब संधि विच्छेद होता है तो वहीं से हम पढ़ सकते हैं, वहीं से हम पढ़ सकते हैं, वहीं से हमारा सार्थक अर्थ निकल सकता है। अब यहाँ से देख लें, पहले क्या है? वृक्षा, आया, वृक्षा, यहाँ से अलग हुआ। और वृक्ष, अब यहाँ से देखें, वृक्षा बोलेंगे तो आप अशुद्ध होगा। यहाँ अगर वृक्ष बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वृक्ष। यहाँ देखें, वृक्ष। अब अक मात्रा है आ, अब इसका आ को उच्चारण करो, वृक्षा, वृक्ष अग्रवासी। अब ध्यान से सुने, एक बार दो बार ध्यान से में आपके बैठ जाए, अर्थ आ जाए। वृक्ष अग्रवासी न च पक्ष, देखिए दो शब्द से हम फिर पढ़े पक्ष। अब अलग शब्द है राज, वृक्ष अग्रवासी न च पक्ष राज। अब फिर देखिए त्रि, त्रि, त्रि मैंने तीन होता है,
यहाँ त्रि शब्द एक अलग पढ़ लिए, त्रि नेत्र, नेत्र अगर ने पढ़ते त्रध है, नेत्रध पढ़ते तो भी अर्थ नहीं बैठता, इसलिए नेत्र दो शब्द से हम पढ़ लिए, नेत्र धारी, धा अलग शब्द पढ़े तो हो गया त्रिनेत्रधारी, हमारा अलग पढ़ लिए आराम से। न च, अब यहाँ पर देखिए सूल पहाड़ी, सूल पहाड़ी अंतिम में विसर्ग आया है, ह का उच्चारण करेंगे तब सूल, सूल माने त्रिशूल जो नोक होती वो पहाड़ी, पहाड़ी माने हाथ। अब यहाँ देखिए पहाड़ी, सूल दो शब्द है, सार्थक शब्द है, अलग पढ़े, पहाड़ी अलग पढ़े, इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए त्वग, अगर इसको हम त्वग ऐसा पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्थ नहीं निकलेगा। त्वग वस्त्रधारी, यहाँ देखिए तीन शब्द वस्त्र हो गया, धारी अलग पढ़ ली। इस प्रकार से हम दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द से पढ़ते हैं। एक बार हम पढ़ देते हैं, आप अपने को ध्यान रखें किस प्रकार से पढ़ा जाएगा। सब तरीका ऊपर पहले बताया हूँ, फिर अब नीचे आप देखते जाओ ताकि वीडियो बड़ा न हो जाए। इस प्रकार से वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रन् घटो न मेघा। इस प्रकार से हमने आपको पढ़ के सुनाया और कहाँ क्या उच्चारण होता वो भी बताया। अब आगे देखिए, इसमें भी देखिए, देखिए नर नारी, यहाँ नर शब्द अलग है, उसका नर में मनुष्य, नारी स्त्री, समुत्पन्ना है, देखिए चार शब्द सो रहा है, सा स्त्री देह विवर्जिता, यहाँ सार्थक शब्द देह है, विवर्जिता, अमुखी कृते शब्दम, जात देखिए यहाँ शब्दम, यहाँ अनुसार लगा है और यहाँ अनुसार इसलिए लगा है, यहाँ ज शब्द है, आपको व्यंजन समझ में आता होगा, लेकिन ज पे आक मात्रा है इसलिए यहाँ अनुस्वार लगा हुआ है। अंतिम शब्द है, अंतिम शब्द में जबकि हमको इस प्रकार से होना चाहिए था शब्दम, लेकिन वहाँ शब्द पूर्ण होता तब कोई व्यंजस्वर नहीं होता, तब हम यहाँ म देखते। ओके, अब हम इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। नर नारी समुत्पन्ना, नर नारी समुत्पन्ना, सा स्त्री देह विवर्जिता, अमुखी कुरुते शब्दम, जात मात्रा विनश्यति। अब हम दूसरा श्लोक पढ़े, हम इस प्रकार से आगे तीसरा श्लोक भी पढ़ देते हैं। देखिए यहाँ कृष्ण मुखी, यहाँ दो शब्द कृष्ण अब मुखी, दो दो शब्द का उच्चारण किए। अब इस प्रकार से हमने आपको बताया, अंतिम विसर्ग है तो ह का उच्चारण करते हैं, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द से हम रिवर्स गियर लगा देते हैं। अब इसको आप ध्यान से पढ़ें। कृष्णमुखी न मार्जारी, दुजी हुआ न च सर्पृणी, पंचभत्री न पांचाली, यो जानति सह पंडिता। दूसरा श्लोक का हमने पढ़ दिया। अब हम चौथा श्लोक पढ़ते हैं, आप ध्यान से देखें। दंतैर्हीन शिलाभक्षी, निर्जीवो बहुभाषिकः, गुणस्यूति समृद्धो अपि, परपादेन गच्छति। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ विसर्ग है तो हम हा का उच्चारण किए, और यहाँ उड़ंतु रा बोलते हैं, एक बार हम उसको बारे में बताएंगे, रा कहाँ नीचे लगता है कहाँ ऊपर लगता है। तो यहाँ जो शब्द पहले लगता है बाद में लगता है, पहले पढ़ा जाता है। यहाँ निर्जीव इसीलिए ना पे रा पढ़े हैं। अब यहाँ देखिए गुण अलग हो गया, स्यूत शब्द अलग हो गया, समृद्धो अपि, यहाँ देखिए अवग्रह चिन्ह हुआ, इसका आ का उच्चारण होता है। अब आपको सब मिल गया। यहाँ संधि का नियम है, आ ये ओ के बाद, ये ओ के बाद अगर हरस, ये ओ के बाद अगर हरस आ आता है तो अवग्रह लग जाता है। यहाँ आया ह्रस्वाया, इसलिए यहाँ अवग्रह का चिन्ह लगा हुआ है, इसको अवग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? अवग्रह। एक बार पढ़ सुनाया, अब आप आगे वीडियो बड़ा हो जाएगा, अब आपको आगे हम पढ़ के बताते हैं। इसमें भी देखिए
कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति कर्णं कुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायनम। यहाँ देखिए माया है, अंतिम में कोई ही शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ मा लिखा होगा। तो हमको उम्मीद है विद्यार्थी मित्रों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आपसे लेते हैं विदा, नए टॉपिक में नया चीज लाएंगे। तब तक का हम आपसे लेते हैं विदा। नमो नमः।